हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, यानी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड सॉल्यूट का सॉल्यूशन हमें देखना है। और इसमें देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सोल्यूबिलिटी क्या होती है। ठीक है, सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन डिसॉल्व्ड in 100 gram of solvent in 100 gram of solvent at a particular temperature to form a saturated solution is called solubility. That means इसका मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट को इतना डिसॉल्व करें कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, तो वो अमाउंट जो सॉल्यूट का है वो क्या कहलाएगा? सोल्यूबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, वो अमाउंट क्या कहलाएगा? सोल्यूबिलिटी। अब बात आ रही है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखिए बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो सके। ठीक है, जैसे हम वाटर के अंदर NaCl सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर रहे हैं, कंटिन्यू सेम टेम्परेचर पे आप डिसॉल्व करते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि जब वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। वो कंसंट्रेशन क्या कहलाती है? वो कंसंट्रेशन कहलाती है सैचुरेशन। ठीक है, और उस समय जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर? पर्टिकुलर टेम्परेचर क्यों? पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी टेम्परेचर सेम रखना है। टेम्परेचर कम या ज्यादा होने से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। क्लियर? इस वजह से हमें टेम्परेचर भी सेम लेना चाहिए। क्लियर? सॉल्युबिलिटी क्लियर? और देखिए, factors affecting solubility। solubility को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं? अब देखिए, solubility को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में सबसे पहला जो फैक्टर है ना, वो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सोल्यूट की नेचर के ऊपर और सॉल्वेंट की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी नेचर जो है वो नेचर कैसी होती है ये हमें देखना है। देखिए, हमने 2 टाइप के सब्सटेंस पढ़ रखे हैं, एक तो पोलर और दूसरे नॉन पोलर। ठीक है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट भी इन 2 कैटेगरीज में होते हैं, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सोल्यूट और नॉन पोलर सोल्यूट। ठीक है, तो इन कैटेगरीज के अंदर ये होते हैं। तो हम देखते हैं पोलर, ठीक है, और नॉन पोलर। ठीक है, देखिए, नॉन पोलर और पोलर क्या होते हैं? पोलर तो होते हैं जिनके लिए डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू नॉट इक्वल्स टू 0। जो पोलर सब्सटेंस है ना, पोलर सब्सटेंस चाहे सोल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, उनके लिए डाइपोल मोमेंट जो है वो कभी भी शून्य नहीं होगा, 0 नहीं होगा। क्लियर? नॉन पोलर सॉल्वेंट पे क्या होगा? डाइपोल मोमेंट विल बी ऑलवेज 0। डाइपोल मोमेंट हमेशा ही क्या होगा? 0 होगा। तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट। एग्जांपल्स देखें। देखिए, पोलर्स के एग्जांपल देखते हैं, NH3, H2O, ठीक है, H2S एक्सेट्रा, ये पोलर्स में है। नॉन पोलर में CH4, C6H6, ठीक है, CCl4, CH2 एक्सेट्रा, ये नॉन पोलर है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स जितने भी होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर के अंदर आते हैं, जिनका डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? तो डाइपोल मोमेंट जिनका 0 है वो तो क्या होंगे? 0 नहीं है, वो क्या होंगे? पोलर। और जिनका 0 है वो क्या होंगे? नॉन पोलर होंगे। क्लियर? जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, सॉरी नॉन पोलर नहीं, पोलर सॉल्वेंट है। NH3 पोलर है, H2S पोलर है, CH4, C6H6, Cl4, CH2, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, देखिए, अब
एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी सेम टाइप ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व कौन होगा, सेम टाइप ऑफ सोल्यूट, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए कि पोलर की हम बात करें, तो यदि सॉल्वेंट कैसा है, पोलर है, यानी कि H2NH3H2 ऐसे कोई है, सॉल्वेंट कैसा है, पोलर है, तो इस पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होने वाले कंपोनेंट भी क्या होंगे, पोलर होंगे या फिर आयनिक होंगे, आयनिक नेचर के होंगे या फिर पोलर नेचर के होंगे, ठीक है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट की हम बात करें, तो नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होने वाले भी कौन होंगे, नॉन पोलर ही होंगे। जैसे बात करें हम बेंजीन की, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन है ना, वो हाइड्रोकार्बन सारे के सारे इस बेंजीन के अंदर, CCl4 के अंदर, CH2 के अंदर, इनके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का नेचर खुद का क्या होता है, नॉन पोलर नेचर होता है, और नॉन पोलर नेचर के कारण ये इसमें डिजोल्व हो जाते हैं। तो लाइक डिजोल्व लाइक, यानी समान समान को डिजोल्व करता है, क्लियर, समान समान को बोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देखिए, I2 कैसा है, नॉन पोलर, ठीक है, I2 कैसा है, नॉन पोलर, ठीक है। तो ये नॉन पोलर है, तो ये किसमें होगा, डिजोल्व्ड इन CCl4, बेंजीन एक्सेट्रा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन पोलर है और ये जो सॉल्वेंट है ये भी क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। हाँ, इसको यदि आप डिजोल्व करें किसमें, H2 में, ठीक है, तो H2 में नॉन डिजोल्वेबल, H2 में नॉन डिजोल्वेबल है। क्यों है नॉन डिजोल्वेबल, क्योंकि H2 किस नेचर का है, H2 है पोलर नेचर का, इस कारण से I2 डिजोल्व नहीं होगा, क्लियर, आगे बात समझे। देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हम डिजोल्व करें NaCl, K2SO4, AlCl3, ठीक है, ये सारे के सारे कंपाउंड कैसे हैं, आयोनिक, ठीक है, और आयोनिक है तो ये किसमें डिजोल्व होंगे, डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, और पोलर सॉल्वेंट कौन, H2O, डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, और पोलर सॉल्वेंट कौन, H2O, इसके अंदर ये डिजोल्व होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आयोनिक है, यानी पोलर नेचर के हैं, आयोनिक है, और आयोनिक होने के कारण किसमें डिजोल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होंगे, क्लियर है, तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्लूकोज C6H12O6, ये डिजोल्व होता है किसमें, इन H2O में डिजोल्व होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, किस कारण से, भाई ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर, लेकिन फिर भी डिजोल्व किसमें हो रहा है, ये पोलर के अंदर डिजोल्व हो रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि इस ग्लूकोज में OH बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और H2O में भी OH बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर। तो क्या बनेगा, यहां फॉर्म होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ग्लूकोज की सोल्यूबिलिटी H2 में किस कारण से, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। H2 में वो सभी सब्सटेंट डिजोल्व होते हैं जो कि H2 के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो H2 के साथ जो भी सब्सटेंस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वो सभी के सभी H2 में डिजोल्व
होंगे, ठीक है। रीजन रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं कि कोई आयोनिक कंपाउंड है, वो पोलर सॉल्वेंट यानी कि H2 में किस तरीके से डिजोल्व होता है, ठीक है। देखिए, हम बात करें किसी आयोनिक कंपाउंड की, तो आयोनिक कंपाउंड में क्या होगा, एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा। ये आयोनिक कंपाउंड होता है, एग्जांपल NaCl है तो Na+ और Cl- ये हो गया, क्लियर। अब देखिए, यदि आप पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो पोलर सॉल्वेंट की पोलर है तो उसके पोल होंगे। उसको पोलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पोल उसमें प्रेजेंट है, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल प्रेजेंट है उसमें, इसलिए उसको पोलर बोल रहे हैं। तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है और ये आयोनिक कंपाउंड या पोलर सॉल्यूट है, ठीक है। अब देखिए, जो पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पोलर हैं तो उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। देखिए, इस समय क्या हो रहा है, जो आयनिक कंपाउंड या पोलर कंपाउंड है उसके पॉजिटिव पार्ट को सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट है वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसके नेगेटिव पार्ट को सॉल्वेंट का पॉजिटिव पार्ट क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इस अट्रैक्शन के द्वारा क्या होगा, ये जो आयनिक बॉन्ड है यानी दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। और इसके ब्रेक होने से ये बोथ आयंस आइसोलेट हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन। देखो अब क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों ब्रेक हो गए। अब इसके चारों तरफ, ठीक है, ये सराउंडेड किसके द्वारा सराउंडेड हो जाएगा, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो किस नेचर के हैं, पोलर नेचर के हैं, उन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा ये सराउंडेड हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट, क्लियर। इसी तरीके से इसमें देखिए, यहां पॉजिटिव पार्ट और यहां नेगेटिव पार्ट, इस तरीके से पॉजिटिव आयन भी सराउंडेड हो जाएगा किसके द्वारा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के द्वारा, और नेगेटिव आयन भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा सराउंडेड हो जाएगा। अब इस जो यहां से यहां तक का जो भी प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं, क्लियर। और ये जो आयंस है वो क्या है, हाइड्रेटेड आयंस, ठीक है, ठीक है। ये दोनों क्या है, हाइड्रेटेड आयन। यानी जब भी किसी आयन को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंडेड कर लेते हैं, घेर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन बोलते हैं। और इस प्रोसेस, पूरी प्रोसेस में एक एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं अपन हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आयंस को सराउंड कर लेते हैं, चारों तरफ से उसको घेर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है। वो एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी
कंपोनेंट को डिजोल्व, आयनिक कंपोनेंट को डिजोल्व करने के लिए एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए किससे, लेटिस एनर्जी से। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा लेटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, सब्सटेंट डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, और यदि ऐसा है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो क्या है, लेस है किससे, लेटिस एनर्जी से। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो नॉन डिजोल्वेबल होगा। ठीक है, आगे बात समझे। देखिए सेकंड फैक्टर देखिए, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। जैसा कि हमने ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ रखा है, और उसमें कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए यदि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वो रिएक्शन कैसे चलेगी, कैसे, फॉरवर्ड। ठीक है, और यदि रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, तो रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किस साइड में चलेगी, बैकवर्ड। ठीक है, ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब देखिए हम बात करते हैं कि सोल्यूट और सोलवेंट, ये दोनों सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जब भी सोल्यूट डिजोल्व हो रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और हीट एब्जॉर्ब होने के कारण इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे जब भी, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सोल्यूबिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, ये वाली कंडीशन यदि है तो। ठीक है, और मैक्सिमम साल्ट जो होते हैं ना, मैक्सिमम साल्ट के साथ यही कंडीशन होती है। एग्जांपल्स ले हम, NaCl, KCl, NaNO3, KNO3 एक्सेट्रा। ठीक है, सेकंड देखिए, यदि मान लीजिए सोल्यूट सोलवेंट में डिजोल्व हो रहा है और सॉल्यूशन बन रहा है, और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इस रिएक्शंस के अंदर हीट इवॉल्व होगी, और हीट इवॉल्व होगी तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और आप फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और इसके हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल NaOH, Na2CO3, Li2CO3 एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, some substance
which on heating at a particular temperature some substance which on heating at a particular temperature change from one polymeric form to another or one hydrated form to अनोदर। ठीक है, यानी कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं उनको हीट करने पर वो वन पॉलीमेरिक फॉर्म से अनोदर पॉलीमेरिक फॉर्म में चेंज होते हैं, या वन हाइड्रेटेड फॉर्म से अनोदर हाइड्रेटेड फॉर्म में चेंज होते हैं। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं ना, वो सब्सटेंस इस प्रॉपर रूल को फॉलो नहीं करते कि हीट करने पर सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इनमें कुछ भी हो सकता है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। हो सकता है कि एक पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर है ना सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही हो, लेकिन दूसरी पॉलीमेरिक फॉर्म आते ही सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाए। ठीक है, फॉर्म नॉट शो ए रेगुलर चेंज इन सोल्युबिलिटी। ठीक है, यानी कि ये रेगुलर चेंज शो नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे एग्जांपल लें, सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O। ठीक है, इसको पहले अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। ठीक है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। ये कब तक होती है? अप टू 32.4 डिग्री सेल्सियस। 32.4 डिग्री सेल्सियस पर तक ये सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन बाद में क्या होता है, इसका जो H2O है वो H2O बाहर निकल जाता है, और H2O बाहर निकलने के बाद ये डिहाइड्रेटेड कंडीशन आ जाती है। और इस कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ये होती है आफ्टर 32.4 डिग्री सेल्सियस। यानी आप अप टू 32.4 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना, तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन बाद में क्या होगा, इसका जो H2O है वो बाहर निकल जाएगा, और H2O बाहर निकलने के बाद डिहाइड्रेटेड कंडीशन आ जाएगी इसकी। और इस कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ये कब होती है? 32.4 डिग्री सेल्सियस के बाद में ऐसा होता है, क्योंकि 32.4 डिग्री सेल्सियस तक ये H2O रिमूव हो जाता है, और इसके बाद में दूसरी कंडीशन इसकी आ जाती है, दूसरी फॉर्म आ जाती है इसकी, जिसमें 32.4 डिग्री के बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट फैक्टर यदि अपन देखें तो नेक्स्ट फैक्टर हम देख सकते हैं प्रेशर। यानी थर्ड फैक्टर कौन सा है? प्रेशर। अब हमें पता है कि सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, इन दोनों की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है ना, वो नेग्लिजिबल होती है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। तो प्रेशर का इनकी सोल्यूबिलिटी के ऊपर इफेक्ट भी नेग्लिजिबल ही होता है। क्लियर?